जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस महानिदेश 2023 के लिए हम लोग साइंस का महामैराथन के रूप में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि 14 मई को 100% कहते हैं यहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप सभी शिद्दत से अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ओस्टवाल्ड टिपो, कैरोलस लिनियस और थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह थियोफ्रेस्टस जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जीव विज्ञान के जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कैरोलस लिनियस आप देख रहे होंगे, इन्होंने ही जो है वह जीवों को 5 वर्गों में बांटा था, 5 वर्गों में जीवों को बांटा था। और जो है इन्हों के द्वारा जो है पौधों और जानवरों के नामकरण की एक प्रणाली भी जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा वह दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? जड़, पत्ती, बीज और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पौधे का कौन सा भाग जो है वह श्वसन करता है? तो यह पत्ती जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और ये प्रश्नोत्तर बेहद ही महत्वपूर्ण, ये बार बार जो है वह एग्जाम में पूछा जाता है कि सिनकोना के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि सिनकोना जो है वह कुनेन इससे प्राप्त होता है, ये भी याद रखेगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं 4 ऑप्शन को देख चुके होंगे और इसका आंसर भी बता दिए होंगे। तो ये तने की छाल से, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तने की छाल से जो है और सिनकोना पौधे से वह कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 प्रश्न है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फर्न पौधा किससे संबंधित होता है? ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, कोई नहीं, और सी है एंथ्रोफाइटा से। तो यहाँ पे फर्न बताना है कि फर्न पौधा किससे संबंधित होता है। तो 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह मरुद्भिद जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से और जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीला प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में या अंधेरे प्रकाश में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो 6 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह लाल प्रकाश जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर और पेड़ों के आकार को मापकर। तो यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो 7 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह तने के बने हुए घेरों को गिनकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई पेड़ काटता है, उसके आप बीच में देखेंगे तो वह घेरा बना रहता है, उसी को ही देखकर जो है वह पेड़ की आयु निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? क्या जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए 8 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जल होता है, यानी कि H2O होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि प्रकाश संश्लेषण में
पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी जो गैस है वह उपयोग की जाती है। देखिए यहाँ पे 9 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह CO2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए CO2 वह लेता है और ऑक्सीजन जो है वह छोड़ता है, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, नहीं कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और CO2 जो है वह पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा। एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताना कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एसिटिलीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है धातु के आयन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या लोहा। तो यहाँ बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इसमें जो है वह उपस्थित रहता है वह क्लोरोफिल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 12वां प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जल रंध्र के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें जो है निकलने का बात किया गया है तो वह O2 गैस निकलती है, यानी ऑक्सीजन जो गैस है वह निकलती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से या भूमि से। तो यहाँ पर बताना है कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो या भूमि से ही पाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 15वां प्रश्न है कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बता दीजिए पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही हम लोग आसानी में से जो कहते हैं वो कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि प्याज का बदला हुआ रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तने का जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्याज का है या आलू का या तने का जो है वह बदला हुआ रूप होता है, जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, जड़ों से, फलों से, बीजों से या तनों से। तो पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वो होता है तनों से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी ही बात किए थे कि आलू का बदला हुआ रूप कौन सा हो जाएगा, तो यह होता है तना से, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। और 19वां प्रश्न आपके सामने है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि किसके कारण फूलों में रंग होता है, क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइटोक्रोमस या एंथोसाइनिन। तो यहाँ बता दीजिए कि किसके कारण जो है वह फूलों में रंग होता है। तो देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है एंथोसाइनिन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 20वां प्रश्न है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह नाइट्रेट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग 21वां प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल इनमें से कौन सा हो जाएगा, कमल, गेंदा, अड़हुल या रेफलेसिया। तो यहाँ पे बता दीजिए कि संसार का सबसे बड़ा फूल इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यह रेफलेसिया नामक फूल होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 23वां प्रश्न भी आप सभी के सामने है कि पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिंक या मैग्नीज या मैग्नीशियम। तो यहाँ पे पर्णहरित भी कहे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी सी ही होता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वास्तविक फल इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अधिक बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे वास्तविक यानी कि सत्य फल का भी बात किया गया है, वास्तविक फल का है या सत्य फल का है। तो यहाँ पे नारियल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कहेगा अवास्तविक फल या असत्य फल इनमें से कौन सा होता है, तो वह सेब होता है। ठीक है, यानी कि असत्य फल के रूप में यहाँ पे सेब होता है या अवास्तविक का है तो वह सेब को यहाँ पे आंसर टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे वास्तविक फल का बात किया गया है तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारियल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसका जो है बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल किसका खाया जाएगा, तो वह लीची हो जाएगा, आम हो जाएगा। जैसे फलों को जो है वह बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, लीची, आम हो गया, ये सभी का जो है बीज चोल खाया जाता है, यानी कि बीच वाला जो भाग है वही खाया जाता है। उसको और जो भाग है जैसे ऊपर की छिलका जो को हम लोग फेंक देते हैं और बीच वाला जो भाग होता है उसे खा लेते हैं, और जो गुठली होता है उसे हम लोग भी फेंक देते हैं, यानी कि बीच का जो भाग है हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 25वां प्रश्न भी कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल, कवक के पारिस्थितिकी का या विषाणु का। तो यहाँ बता दीजिए कि फाइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो ये शैवाल का किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवक का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कवक और शैवाल के मिश्रण से जो है वह शैवाल का निर्माण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शैवाल जो होता है वह वायु प्रदूषक के रूप में भी कार्य करता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पॉलिनियोलॉजी या फिनोलॉजी। तो यहाँ बता देना है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो 26वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह एंथोलॉजी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बता दीजिए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्प्रोमोलॉजी, एंथोलॉजी या पोमोलॉजी या पीडोलॉजी। तो देखिए फलों का अध्ययन जब भी दोस्तों का है तो यह कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 28वां प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित होता है क्या लखनऊ में, शिलोंग में, कोलकाता में या देहरादून में। तो यहाँ बता दीजिए कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह देहरादून में स्थित है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के ऊतक में, क्लोरोप्लास्ट में या संपूर्ण पौधे में। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह होती है, तो यह होती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का अध्ययन संचालन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर पादपों में जल कहेगा तो ज से जाइलम और ज से जल, जल
ज से जल, ज से जालम, ये होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर और वहीं अगर खाद्य पदार्थों का बात किया जाए यानी कि खाने का बात किया जाए तो फ से फूड और फ से फ्लोएम, यानी कि अगर भोजन का बात किया जाए तो वह फ्लोएम होता है, और पानी का बात किया यानी कि जल का बात किया जाए तो वह जाइलम होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न की प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का, वह होता है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने ही सर्वप्रथम मटर के पौधे पर अपना प्रयोग दर्शाया था। ठीक है, मेंडल को ही माना जाता है आनुवंशिकी के पिता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या रात्रि में, दिन और रात्रि दोनों में, या केवल दिन में, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो 33वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह केवल दिन में ही होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 34वां प्रश्न है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, जड़ में, तना में, पत्ती में, या पूरा पौधा में। तो यहाँ पे बता दीजिए कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो 34वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह होती है ऑप्शन नंबर पत्ती में, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 35वां प्रश्न है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तना से, फूल से, जड़ से, या पत्ती से। तो 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर डी से, यानी कि फूल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बता दीजिए कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि तारपीन के तेल प्राप्त किया जाता है देवदार से, साइकस से, चीड़ से, या कोई नहीं। तो देखिए 36वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा, आलू में, चना में, मटर में, या सोयाबीन में। तो यहाँ पे बता दीजिए कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 37वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे लंबा या जीवित वृक्ष इनमें से कौन सा हो जाएगा। जीवित यहाँ पे वृक्ष पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, वह सिकोआ वृक्ष जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा वृक्ष होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीजांड इनमें से कौन सा हो जाएगा, कोकस, नीटम, पाइनस में, या साइकस में। तो यहाँ पे बता देना है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है तो ये होता है साइकस में, यानी कि जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं, कार्टिकोल्स, जियोफिलस, कोप्रोफिलस, या सेक्सिकोल्स। तो यहाँ भी बता देना है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं, तो कार्टिकोलस कहलाते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आंसर की के साथ आपको इस पीडीएफ को दिया जाएगा। ठीक है, आंसर की के साथ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे बता देने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, लखनऊ की, करनाल में, या कोयम्बटूर में। तो यहाँ पे बता देना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो नई दिल्ली जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, बी.एल. चोपड़ा, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, या अमृत पटेल। तो यहाँ पे बता देना है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वह होता है एम.एस. स्वामीनाथन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 1966-67 में हरित क्रांति आया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है, यहाँ पे बता देने कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 5 का, वह मासानोबु फफुका जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा जो है इसका निर्धारित किया गया है, यानी कि जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो असम में, केरल में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर सी में, उत्तराखंड में जो है वह सबसे अधिक किस्में पाई जाती है फूलों की, यानी कि जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि खरीफ का मौसम कब होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि खरीफ का मौसम कब होता है। 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जून और सितंबर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो ब्राज़ील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, वह होता है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड जो है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। भारत में दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और कॉफ़ी के वैज्ञानिक को फेजेंडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के लिए वो जाना जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और गेहूं और चावल के लिए जो है वह चीन को आप लोग ले लीजिए, चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो यहाँ पे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित होता है। तो 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बता देना कि झूम खेती प्रचलित होती है मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में। तो झूम खेती प्रचलित होती है। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताना कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये भी प्रश्न उत्तर शायद देखे थे, तो ये तने की छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पुमंग और जयांग दल, पुमंग और जयांग, बाह्यदल पुंज या दल पुंज या सभी चारों चक्र। तो यहाँ पे बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो देखिए 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा हो जाएगा। पुष्पक्रम, कलिका, वृक्ष या फल। तो फूल गोभी का बात किया गया है। तो देखिए फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त यहाँ पे बी बताने के पुष्पक्रम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 17वां प्रश्न है
कि नारियल का फल होता है? बेरी, नट, डुप या ईडी है इनमें से कोई नहीं। तो नारियल वास्तविक फल होता है और नारियल का जो फल होता है यह एक प्रकार का डुपी होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 21 मार्च, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 19वां प्रश्न है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? एफिड, भृंग, टिड्डा या वर्ण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए। एफिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न को कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़े पुष्प के रूप में जो होते हैं वह रेफ्लेसिया होती है। ये प्रश्न उत्तर देखे तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चाय में लाल कीट का कारण क्या होता है? क्या उसका जीवाणु, हरी शैवाल, विषाणु या फफूंद? तो यहाँ पे बता दीजिए कि चाय में लाल कीट का कारण क्या होता है। तो देखिए 21वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हरी शैवाल के रूप में होता है। ठीक है, हरी शैवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, आम में या फर्न में? तो यहाँ पे बता दीजिए कि किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, फर्न में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि नींबू में कैंकर रोग होता है कवक से और वायरस से, निमेटोड से या जीवाणु से? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और कैंकर रोग जो होता है यह होता है जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से कैंकर रोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मटर में मार्स रोग का कारण क्या होता है? जस्ता की कमी, मैंगनीज की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या कॉपर की कमी? तो यहाँ बताने के मटर में मार्स रोग का कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वह मैंगनीज की कमी के कारण जो है वह मार्स रोग होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बता दीजिएगा भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में बात किया गया है तो 25 का हो जाएगा द्वितीय, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम किसका है? तो चाइना का है। ठीक है, चीन का होता है प्रथम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ चीन है। तो चीन का प्रथम स्थान है, गेहूं का है या चावल का है तो वह चीन होता है। और द्वितीय यहाँ पे गेहूं का बात किया गया है तो वह होता है भारत का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो बहुत पहले डिस्कस किए थे कि असत्य फल इनमें से कौन सा हो जाएगा 26 का वह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो उसमें बताए थे सेब, लेकिन सेब के अलावा भी काजू होता है, नाशपाती भी होता है। ठीक है, तो सत्य फल यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा हो जाएगा? तो नगदी फसल का बात किया गया है तो मक्का और गेहूँ ये तो होता है नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर ऑप्शन को देखते हैं। और तंबाकू और धान है तो नगदी फसल ये तंबाकू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 58वां प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? किसमें जो है प्रोटीन सबसे अधिक होता है? चावल, मक्का, मूंगफली या सेब? तो देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में या एमाइड में? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एमाइड में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, चीन, अमेरिका या मेक्सिको? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का वह होता है चीन में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान
किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, गेहूं, धान, तिलहन या मक्का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया था। तो देखिए 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है गेहूं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उत्तम स्रोत है, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर या गेहूं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और 33वां प्रश्न है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। कपास का बात किया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो भारत में कपास उत्पादन के अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है गुजरात, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर बता दिए केरल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लगाने के लिए उपयुक्त रसायन इनमें से कौन सा हो जाएगा, चूना, पत्थर, गंधक, पाइराइट्स या जिप्सम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है जिप्सम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है रेड रॉट रोग किस फसल का रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि रेड रॉट की रोग किस फसल का रोग होता है, गन्ना, कपास, मूंगफली या केला। देखिए 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है गन्ना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वह उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है वह सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। और यहाँ पे प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, गेहूँ, मक्का, ज्वार या धान। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो देखिए 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है धान, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 38 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 39वां प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा था, जौ, जई, राई या गेहूँ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे जौ जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला जो अनाज था वह जौ ही था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन, भारत, मेक्सिको या अमेरिका। तो यहाँ पे बता दीजिए कि संसार में सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो वो होता है भारत जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होती है तो वह 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहाँ पे बताने कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग सभी जानते ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो खगोलीय दूरी
जो होती है यानी कि खगोलीय पिंड के बीच की जो दूरी होती है उसमें प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। जैसे दो तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में रहे तो 10 के पावर 12 किलोमीटर, अगर मीटर में कहे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। तो हम लोग आसानी में से जान चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। और यहाँ पे देखिए प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए मीटर में रहेगा तो 10 के पावर 15 मीटर रहेगा, और किलोमीटर में रहेगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ है, तो 9.46 10 के पावर 15 मीटर इस यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 लीटर जो है वह कितना गैलन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2642 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब पिछले सेट में किए थे कि एक फर्मी में कितना मीटर, हम उस समय जो है एंगस्ट्रम में मान बताया गया था। ठीक है, तो हम मीटर में भी उसको हम अच्छे समझा कर बताए थे। तो इसका आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि एक फर्मी में कितने मीटर होता है। तो वैसे बात करें मीटर में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहता कि एक फर्मी में कितने एंगस्ट्रम होता है, तो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम होता है, याद रखेगा एक फर्मी में, याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि लॉगरिथम के जो है आविष्कारक कौन से हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का होगा जॉन नेपियर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे बताना है कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स प्लांक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बल्ब के आविष्कारक एडिसन जी है। और न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेगा। कूलम जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये भी प्रश्नोत्तर हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। तो हम लोग आसानी में से अभी ही कवर किए थे कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम, तो हम लोग आसानी से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। देखिए 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु जो है पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। कि नहीं होता है कि दूध से दही बदलने में किस जीवाणु का महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो वहीं आपको बताना है कि दही में जो है वह कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो ए है ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि घड़ी में चाबी देना उदाहरण होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, दाब ऊर्जा का होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए घड़ी में चाबी
का जो उदाहरण हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो है वह उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं जरूर ही लाइक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संवेग का मान 50% बढ़ाने का बात किया गया है, तो जब भी दोस्तों गतिज ऊर्जा अगर कहे तो अब 125% जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है वह उत्पन्न हो सकती है। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह सभी माध्यमों में जो है वह उत्पन्न होने की क्षमता रखती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख ही चुके हैं कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पानी में, हवा में, लोहा पर या पारा पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, तो इसका पीडीएफ आप जो है फ्री में डाउनलोड करके जो है आप अपना कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप जो है कभी भी डाउनलोड करके पीडीएफ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न की पनडुब्बी आधारित है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पनडुब्बी जो है वह आधारित होता है। तो देखिए 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से वह अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी में से ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो 18वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 शटर से जो है वह कम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे एक बताना है कि चेचक का जो है वह टीके का आविष्कारक कौन है। तो कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि चेचक के टीके का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से जो है क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि तरंग की लंबाई का मान जो है वह आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे है। देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है या कोई नहीं। तो जब भी दोस्तों ध्वनि तरंगे की बात किया जाए तो यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है यानी कि आधी हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अगर संबंध की बात किया जाता तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर r/2 होता है। अगर r का मान है, अगर त्रिज्या का मान ज्ञात करना होता तो यह तिरछा तिरछी गुना कर देते, यानी कि r बराबर हो जाता है 2f। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न उत्तर देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लें तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से छोटा होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी गाड़ियों के पक्ष दर्पण में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि हजामती दर्पण में जो है वह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट अगर कहे तो अवतल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पक्ष दर्पण में जो है वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर बता दिए होंगे कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो भी दोस्तों अवतल दर्पण बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न की प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश तरंग जो उदाहरण होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक लेंस का अगर बात किया जाए तो इसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टीन जो भी दोस्तों बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरेनियम में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए एवं बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पे आवृत्ति का बात किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि आवृत्ति का जो है और मात्रा क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही बताना चाहिए। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि गामा किरण है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और गामा किरण की एक महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरण की ही होती है। देखिए 20
मीटर प्लेट को भी जो है यह अच्छा आसानी से जो है आप भेज सकती है, यानी कि छिद्र कर सकती है गामा किरणें की, यही खास बात होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपसे भी जो है आवृत्ति का मात्रक भी बता दिए होंगे। जो भी दोस्त हर्ट्ज बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह हर्ट्ज में मापा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? क्या दिष्ट धारा में होता है, प्रत्वर्ती धारा में होता है, या दोनों प्रकार की धाराओं में होते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी आसानी वे से सभी ऑप्शन को देख चुके हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि प्रत्वर्ती धारा में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी लग रही होंगी। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो PDF है, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके कभी भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि ट्रांसफार्मर की सिद्धांत पर जो है वह आधारित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है वह की सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 30वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बताएं कि घरेलू जो प्रकाश से जब हमारे घरों में लाइन की जो व्यवस्था है वह किस क्रम में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर क्रम में उससे जोड़ना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से जो है वह स्थानांतरित होती है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी किरण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूनतम संभवतः ताप होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि न्यूनतम जो है वह संभवतः ताप होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि माइनस जो है 273 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कम होती, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बता दीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा जो भाग है वह दिखाई देता है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किरीट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को गुजारा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश से को गुजरा जाए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।